वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार। आज मैं जो बात करने वाला हूँ ये बात बहुत ज़रूरी है। ये बात हम सब लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में बता सकें। ये बात ये है कि हम लोगों को हमारे देश में हमेशा मनगढ़ंत इतिहास बताया गया, झूठ बताया गया, झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई और इस तरह हमारे देश को, हम लोगों को कमज़ोर करने की कोशिश की गई कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमारे देश के बारे में कुछ अच्छा नहीं समझें। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ और हमारे पूर्वजों के खून से, लहू से सींचा हुआ ये देश हम लोगों को इम्पॉर्टेंट ना लगे और हम ये सोचते रहें कि हम लोगों ने ये देश तो ऐसे ही एक जो यहाँ पर कहानियाँ और यहाँ पर शेर कह के जो इस देश को परिभाषित करने की कोशिश की गई है कि कारवां आते गए, ये लोग आते गए और कारवां बनता गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये देश हमारे महान पूर्वजों के बलिदान से, खून से सींच कर ये देश हम लोगों को बना है, ये देश हमारा मिला है हमें। तो आज मैं बात करूंगा ऐसे ही एक तथ्य के बारे में जो हम लोगों से छिपाया गया, हम लोगों को कभी नहीं बताया गया है, और वो तथ्य है भारत की आज़ादी से पहले का, द्वितीय विश्व युद्ध का। आपने अपने आसपास और अपने आसपास के दोस्तों में ये बात कहते हुए अक्सर लोगों को सुना होगा कि हिटलर एक तानाशाह था, हिटलर ने बहुत सारे लोगों की हत्याएं की, लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या की, उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों की हत्या की। लेकिन उससे बचाने के लिए ब्रिटेन आया, फ्रांस आया, लेकिन यूएस आया, लेकिन जो बोल्शेविक्स थे, जो रूस में 1917 में रूस में जो क्रांति हुई थी, उसके बाद जो वहाँ पर कम्युनिस्टों का शासन आया था, उन लोगों ने भी हिटलर को हराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये हमें बताया गया है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है, ये अर्ध सत्य है। ये सत्य उसी तरह अर्ध सत्य है जिस तरह हम लोगों को हमारे महान बलिदानी आदरणीय शिवाजी राजे के बारे में बताया गया, जैसे हमारे महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया। तो आज मैं जो बात करूंगा ये बात शुरू होती है 1939 यानी 1939 से। हिटलर उस टाइम जर्मनी अपने हिटलर के राज में पूरी तरह अपने टॉप पर था और हिटलर की मंशा विश्व विजय की थी। हिटलर चाहता था कि पूरी दुनिया को वो जीत ले, और सबसे बड़ी बात कि हिटलर का उद्भव इस वजह से हुआ था क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की करारी हार हुई थी और इसके साथ में जर्मनी को वारसा में, पोलैंड के शहर वारसा में एक पैक्ट साइन करना पड़ा था, एक डील साइन करनी पड़ी थी, जिस डील के अनुसार उसे बहुत सारे अपना ज़मीन, बहुत सारा अपने खदाने, बहुत सारी अपनी सेना, सब कुछ कम करनी पड़ी थी। और इस तरह से उसका एक ह्यूमिलिएट किया गया था, उसको एक तरह से बेइज्जत किया गया था, जिसका बदला लेने के लिए वहाँ राष्ट्रवाद का उभार हुआ। हमारे देश में भी हम लोगों के साथ बहुत, हमारे देश के बहुसंख्यक हम हिंदुओं के साथ बहुत तरह के अत्याचार हुए और बहुत तरह की झूठी, नकारात्मक और प्रोपेगेंडा वाली बातें हमें बताई गई, हमारी नस्लों को बताई गई, हमारी पीढ़ियों को बताई गई, और इससे हम लोगों ने अपना वो तरीका छोड़ दिया कि हम एक लड़ने वाली जाति हैं, हम एक लड़ने वाली कौम है, हम एक लड़ने वाले नेशन है। लेकिन हम ये सब भूल गए और हमें सिर्फ ये बताया गया कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब बहुत अच्छे कहते हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं अगर तुम ऐसा कहो। सुभाष चंद्र बोस, आदरणीय सुभाष चंद्र बोस के जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसमें 60,000 लोग थे और उन 60,000 में 26,000 शहीद हो गए इस देश की आज़ादी के लिए। क्या हमें बिना ढाल, बिना शस्त्र के आज़ादी मिली? बिल्कुल नहीं। हमें बताया गया हिंसा परमो धर्म, लेकिन हमें कभी नहीं बताया गया कि उसका अगला लाइन, पंक्ति ये है कि धर्म हिंसा तथा युचा। आज मैं उसी के ऊपर बात करूंगा और एक भूले हुए इतिहास के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ये कहानी है 1939 की। 1939 में जब यूरोप पूरी तरह बटा हुआ था खेमों में, मित्र राष्ट्र और एक्सिस पावर और जो
मित्र राष्ट्र थे उन दोनों के बीच में बटा हुआ था, और ये लोग जो थे ये आपस में उपनिवेश स्थापित करने के लिए आपस में इनकी लड़ाइयाँ चल रही थी। प्रथम विश्व युद्ध भी इसीलिए हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध की परिणति में जो हिटलर के जो जर्मनी के ऊपर एक संधि थोपी गई थी, वारसा की संधि, जिसमें उसको बहुत अपमानित किया गया था, वो भी हुआ था। इसके बाद जर्मनी में एक राष्ट्रीयता का उदय हुआ, जिसमें जर्मनी की नाजी पार्टी ने ये कहा कि हम लोग को अपना बदला लेना है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हिटलर का उदय हुआ 1933 में, और उसके बाद 1934 में उसने अपनी ही पार्टी के उसके जो भी विरोधी थे उन लोगों को उसने मार डालने की कोशिश की, और उसमें वो सफल भी हुआ। या तो वो मार डाले गए या वो देश के बाहर भगा दिए गए। 1934 के बाद हिटलर की नज़र यूरोप के दो बहुत शक्तिशाली और साथ में एक उपनिवेशिक ताकतों के ऊपर बहुत ज़ोर शोर से थी। उसमें एक ब्रिटेन था और दूसरा था फ्रांस। चूँकि फ्रांस और जर्मनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, यूरोप का आप नक्शा देखें तो फ्रांस और जर्मनी यूरोप के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में हैं। तो जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर बहुत तेज़ी से अटैक किया। हम लोगों ने भी पढ़ा है कि बेल्जियम के थ्रू वो गए और उन्होंने पेरिस के ऊपर कब्जा कर लिया था। ब्रिटेन चूँकि इंग्लिश चैनल के थ्रू बटा हुआ है फ्रांस और जर्मनी के बीच, फ्रांस और मेनलैंड यूरोप और ब्रिटेन के बीच में, इसलिए वहाँ पर हवाई हमले किए हिटलर की सेना ने। हालांकि नौसेना ये ब्रिटेन की बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो उसको ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। तो हिटलर को डर ये था कि जिस तरह प्रथम विश्व युद्ध में जार शासित रूस के ऊपर हमला किया था जर्मनी ने, और इस तरह जर्मनी को 2 फ्रंट वार लड़ना पड़ा था और जर्मनी की हार हुई थी, तो कहीं ऐसा ही फिर से ना हो जाए, इसके लिए हिटलर ने यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जो यूएसएसआर था, उसके नेता जोसेफ स्टालिन से एक पैक्ट साइन करने की कोशिश की ताकि वो अपना पूरा ध्यान उपनिवेशिक ताकतों ब्रिटेन और फ्रांस के ऊपर लगा सके और उसको पीछे से यूएसएसआर से कोई तकलीफ ना हो। इसके लिए उसने एक पैक्ट साइन करने की कोशिश की थी, और ये पैक्ट फाइनली 1939 में साइन हुआ था अगस्त महीने में। और जो हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था जोसेफ गोबेल्स, उसने अपने डायरी में बहुत इम्पॉर्टेंट बात लिखी थी कि हिटलर अब इसके बारे में बहुत श्योर है कि ये पैक्ट हो जाएगा और इस पैक्ट से हम लोगों को फ़ायदा होगा। उसने ये पैक्ट साइन किया। ये एक नॉन एग्रेशन पैक्ट था जिसके द्वारा ये तय किया गया कि यूएसएसआर कभी हिटलर के जर्मनी के ऊपर हमला नहीं करेगा, और इसी तरह जर्मनी कभी यूएसएसआर के ऊपर हमला नहीं करेगा। और इस तरह से जर्मनी एक तरह से श्योर हो गया कि उसके पूर्वी छोर पे कोई इसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होगी और वो पूरा ध्यान फ्रांस और ब्रिटेन पे लगा सकता है। इस पैक्ट को साइन करने में रूस का भी एक फ़ायदा था। ये फ़ायदा ये था कि इन दोनों ने मिलकर ये तय किया कि हम लोग पूर्वी यूरोप को बांट लेंगे। पूर्वी यूरोप के आधे से ज़्यादा हिस्से पे रशिया ने ऑलरेडी कब्जा कर रखा था, यूएसएसआर बना रखा था। बाल्कन क्षेत्र के सभी देशों के ऊपर रशिया का शासन था, और इन लोगों ने तय किया कि पोलैंड को हम लोग 2 हिस्सों में बांट लेंगे। उसके बाद पोलैंड को 2 हिस्सों में बांटने की बात हुई, और पश्चिमी हिस्सा जो है उसके ऊपर जर्मनी ने आक्रमण किया और पूर्वी हिस्से को रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया। अब जब रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया पूर्वी हिस्से को, और जर्मनी ने पश्चिमी हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया, तो उसके बाद जर्मनी ने पूरा ध्यान फ्रांस पे लगाया और फ्रांस पे एक स्ट्राइक किया उन लोगों ने, और बहुत तेज़ी से फ्रांस को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन बाद में चूँकि आप और हम जानते हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने भी हमें ये बताया है कि अगर आपका उद्देश्य गलत हो तो आपका गड़बड़ हो ही जाती है। बाद में इन दोनों देशों के बीच में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन दोनों नेताओं के बीच में कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ बहुत सारी हरकतों की वजह से, और उसकी वजह से जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ इससे भी इसका परिणाम ये निकला कि ये दोनों आपस में ही लड़ बैठे। जर्मनी और
यूएसएसआर के बीच में क्या बात हुई। ये पैक्ट जो साइन किया गया था ये यूएसएसआर की राजधानी मॉस्को में साइन किया गया था और इसके द्वारा यही तय किया गया कि जर्मनी पश्चिमी यूरोप के ऊपर अपना कब्जा करेगा और पूर्वी यूरोप में यूएसएसआर अपना कब्जा करेगा। और ये ऐसे दौर में हुआ था, इतना ज़्यादा जो हमारे कॉमरेड, जो हमारे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी विद इन कोट्स, जो हमारे अपने आप को ज्ञानी समझने वाले लोग हैं, वो हमेशा कहते हैं कि हम लोगों ने हिटलर को हराया, लेकिन सच ये है इन लोगों ने तो तय किया था कि हम बांट लेंगे इसको। तो इस तरह से जर्मनी ने हमला किया, जर्मनी ने हमला किया पश्चिमी यूरोप पे, फ्रांस को कब्जा कर लिया, ब्रिटेन के ऊपर भी उन लोगों ने, लंदन के ऊपर बमबारी की थी, रिहायशी इलाकों पे भी। और इससे जब दुखी होकर और इससे डर कर जब विंस्टन चर्चिल, जो यूके के, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने एक लेटर लिखा था स्टालिन को कि आप हमारे साथ आएँ, वो उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है हिटलर के ऊपर। तो इतना प्रेम था जोसेफ स्टालिन का हिटलर से कि उन्होंने वो लेटर भी लीक कर दिया स्टालिन को, ये हिटलर को, और ये कहा कि भाई देखो इस तरह की ये बातें कर रहा है जबकि हम तुम्हारे बिल्कुल साथ हैं। रसिया ने फिर पूर्वी यूरोप के देशों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया, सेंट्रल एशिया के देशों पे कब्जा करना शुरू कर दिया, और ऐसा किया कि जो उन लोगों का पैक्ट हुआ था उसके बियॉन्ड भी चला गया। हम लोगों को बताया जाता है कि हिटलर ने बहुत सारे लोगों को मारा था, लेकिन हिटलर तो बहुत बाद में इस तरह का निर्दयी हत्यारा बना। जो स्टालिन था वो तो बहुत पहले से था, उसके बारे में तो रिकॉर्डेड है कि उसने एक बैंक लूटा था और पहली बार वो बैंक लूट में पकड़ा गया था। हिटलर के ऊपर ये भी आरोप लगता है कि हिटलर एक तानाशाह था, लेकिन ये जो स्टालिन था वो उससे बड़ा तानाशाह था। और मैं ये सारी चीज़ें क्यों आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है ताकि जो इस तरह के लोग हैं और जो इस तरह के लोग आपको कुछ ज्ञान देते हैं, उनके मुंह पे आप पलट के तथ्य मार सकें। हिटलर ने जब पोलैंड के ऊपर हमला किया, उसके पहले जो उसकी सीक्रेट पुलिस थी, सीक्रेट सर्विसेज, एसएस जो था, उसने कभी किसी लोगों को, हिटलर ने इस तरह मसैकर नहीं किया था, इस तरह नरसंहार नहीं किया था, लेकिन उसके बाद ही उसके मुंह में, एक तरह से कह सकते हैं, मुंह में खून लग गया। लेकिन स्टालिन ने तो उसके पहले भी किया था, उसने ट्रोट्स्की को भी भगा दिया था। मैं ट्रोट्स्की के ऊपर भी बात करूँगा, हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन रसिया विदाउट एनी होल्ड, वो क्या किया उसने कि पूरी तरह पूर्वी यूरोप के देशों के ऊपर, सेंट्रल एशिया के देशों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। फ्रांस में जर्मनी ने लाखों को मारा, पोलैंड में जर्मनी ने लाखों को मारा, जर्मनी ने नहीं, हिटलर ने मारा। फ्रांस में जर्मनी ने लाखों को मारा, लेकिन रूस ने तो, यूएसएसआर ने तो अपने देश में ही, स्टालिन ने अपने देश में ही लोगों को मारा था। जब ये पैक्ट साइन हो गया तो उसके बाद हिटलर एक तरह से निश्चिंत हो गया इसके बारे में, स्टालिन के बारे में। हालांकि स्टालिन जो था वो कभी निश्चिंत नहीं हुआ था हिटलर के बारे में, उसको लगता था कि ये कहीं कुछ कर सकता है। और हिटलर ने भी मेरा संघर्ष, जो उसकी आत्मकथा थी मीन कैम्प, उसमें उसने कहा था कि हम ब्रिटेन के साथ पैक्ट कर लेंगे और बाकी मेनलैंड जो भी यूरोप है, इंक्लूडिंग यूएसएसआर, उसके ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। हिटलर ने आखिर में यही किया भी। तो लेकिन मेरा जो तर्क है वो ये है कि हम लोगों को जिस तरह बताया जाता है कि हिटलर से बचाया था रूस ने, ये सर्वथा गलत है। हालांकि बाद में जब एक मोहल्ले में दो गुंडे होते हैं, दोनों मिलकर सब लोगों से अपना एरिया बांट लेते हैं और हफ्ता वसूलते हैं, जब आपस में लड़ाई होती है तो एक तो जीतता ही है। जब ज्यूज़ को पोलैंड में, जब ज्यूज़ को फ्रांस में, जब ज्यूज़ को स्विट्ज़रलैंड में, जब ज्यूज़ को चेकोस्लोवाकिया में हिटलर ने मारा, तब चुप था स्टालिन, पूरी तरह चुप था। उसके बाद स्टालिन ने भी आगे बढ़ के बहुत सारे देशों पे कब्जा किया और उसको कहीं ना कहीं ये शक था हिटलर के ऊपर, तो उसने बाल्कन क्षेत्र के जो देश थे उसमें अपने गैरसन बनाए, अपने छावनियाँ बनाई अपने आर्मी की, और
उसने तो फिनलैंड के ऊपर भी कब्जा करने की कोशिश की ताकि एक बफर स्टेट बन सके फिनलैंड और रशिया और जर्मनी के बीच में। फिनलैंड, हालांकि फिनिश लोग बहुत ज़्यादा वो भी राष्ट्रभक्त थे और उन लोगों ने मना कर दिया, रशिया ने उन पर अटैक किया। लेकिन रशिया का अटैक हालांकि वो जीत गए, लेकिन उनके 1.25 लाख से ज़्यादा सैनिक इसमें मारे गए थे। और 1.25 लाख सैनिकों के मारे जाने पर स्टालिन इतना गुस्सा हुआ कि उसने अपने ही जनरलों को अपने पॉलिटिकल कमिश्नर से मरवा दिया। जब वो लोग मारे गए तो जोसेफ गोबल्स ने कहा था, अपने डायरी में लिखा था, अपने इनर सर्किल के लोगों को बोला था कि हमें रशिया से जड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपने जनरलों को खुद मारता है, तो उससे हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। गोबेल्स और हिटलर दोनों रशिया के सपोर्ट के लिए एकदम कन्विंस्ड थे। हिटलर भी बिलीव करता था कि रशिया हमें कुछ दिक्कत नहीं देगा और इस तरह हम आराम से ब्रिटेन और फ्रांस को जीत सकते हैं। और जो आज बात की जाती है, जो आज हिस्टोरियंस बताते हैं कि ये बीच का पूरा कंसेप्ट ही गायब कर देते हैं और हमें बताते हैं कि हिटलर ने बहुत हत्याएं की। हालांकि ये सारे उपनिवेशवादी देश थे और सब ने एक दूसरे पे हमला किया, लेकिन हमारे लिए क्या था? हिटलर तो चाहता था कि वो भारत के ऊपर भी कब्जा कर ले, और हिटलर ये चाहता था, इसीलिए उसने ब्रिटेन के ऊपर भी कब्जा करने की कोशिश की। ये द्वितीय विश्व युद्ध पूरी तरह हिटलर, चर्चिल और स्टालिन, इन तीनों के ईगो की लड़ाई थी, ईगो क्लैश था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। ये एक दूसरे के साथ डील भी कर रहे थे और एक दूसरे को धोखा भी दे रहे थे। इसलिए कोई कम्युनिस्ट, कोई भी बुद्धिजीवी अपने आप को कहने वाला अगर ये कहे तो आप उसके मुंह पे ये तथ्य मार सकते हैं कि अगस्त 1939 में, 1939 के अगस्त में जो नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन हुआ था जर्मनी और यूएसएसआर के बीच, वो क्या था? हिटलर एक क्रूर शासक था। मैं हिटलर को कभी सही नहीं बोल रहा, लेकिन एक तथ्य ये भी है जो हम लोगों से छुपाया गया, और इस तरह के तथ्य मैं हमेशा लेके आता रहूँगा ताकि हम अपनी पीढ़ियों को, अपने आने वाली जनरेशन्स को ये बता सकें कि हमसे झूठ बोला गया है, हमें झूठ बताया गया है। हिटलर ने उसके बाद रशिया से पैक्ट करने के बाद फ्रांस पे कब्जा किया। हिटलर ने रशिया से पैक्ट करने के बाद और फ्रांस को जीतने के बाद ब्रिटेन पे हमला किया। हिटलर ने अपने उपनिवेश बनाए। लेकिन हम लोगों को ये बताया जाता है, ये एकदम जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, 2 गुंडों के बीच की लड़ाई थी। इन 2 गुंडों के बीच की लड़ाई में जब हिटलर को ये अंदेशा हुआ कि चर्चिल का लेटर उसको मिला जो स्टालिन ने लीक किया, उसके बाद चर्चिल ने दोबारा एक लेटर लिखा, और उसके बाद स्टालिन को ये शक होने लगा कि कहीं चर्चिल हमें हिटलर से न लड़वाने की कोशिश कर रहा हो, और इसी तरह हिटलर को ये शक होने लगा कि कहीं हमें रूस, जो यूएसएसआर है, स्टालिन है, वो हमें धोखा न दे रहा हो चर्चिल के साथ मिलके। तो ये तीनों की अपनी आपसी लड़ाई थी जिसमें हजारों, लाखों निर्दोष लोगों की, करोड़ों निर्दोष लोगों की जान गई, बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत लोगों की जान गई। लेकिन ये भी एक सच है कि ये जितना बड़ा दोषी हिटलर था उतना ही बड़ा स्टालिन भी था, उतना ही बड़ा, उससे कहीं ज़्यादा निर्दयी और क्रूर स्टालिन था शायद। और इसके बारे में हम और तथ्य आपके सामने लाते रहेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ यही एक तथ्य दे रहा हूँ कि कोई भी अगर ज्ञान दे तो आप उसके सामने 1939 का जो नॉन एग्रेशन पैक्ट था यूएसएसआर, स्टालिन और जो हिटलर के बीच में, आप उसको ये